किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जब हम गेहूं में अंतिम यूरिया डालते हैं तो हमें उस अवस्था में कौन कौन सी अन्य खादों का प्रयोग करना चाहिए। अंतिम यूरिया हमें गेहूं की फसल में कितनी मात्रा में देनी चाहिए, किस समय देने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसके बाद में हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब गेहूँ में अगर हम चाहते हैं अच्छा उत्पादन मिल सके तो इसके लिए हमें अभी क्या क्या कार्य करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाले हैं। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गेहूँ में अंतिम यूरिया हमें कितनी मात्रा में और कब देनी है। उसके बाद में कुछ अन्य खादें इस समय जो हम डालते हैं उसके बाद में आपको बताएंगे। उसके बाद में हम बताएंगे गेहूँ में लंबी और मोटी बालियाँ कैसे पाएँ, कौन कौन सी खादों का, कौन कौन सी चीज़ों का हमें छिड़काव करना चाहिए। समस्त जानकारी के लिए पूरा वीडियो किसान साथी जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं अंतिम यूरिया हमें कब देनी चाहिए। जब हम गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं तो उसके बाद में हमें अंतिम खाद के रूप में यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान साथियों मतलब अंतिम यूरिया का इस्तेमाल इस अवस्था में दूसरे पानी के बाद करना होता है। अगर हम समय के बारे में आपको बताएं तो बहुत सारे किसान भाई 40 दिन तो कुछ किसान भाई 45 दिन पे गेहूँ में दूसरा पानी लगा देते हैं। तो इसी के बाद में आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। मतलब एक सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो 45 से 50 दिन का जो समय होता है वो काफ़ी अनुकूल समय होता है गेहूं की फसल में अंतिम बार यूरिया खाद का इस्तेमाल करने का। इसके बाद में इस्तेमाल मत करिएगा। 50 दिन के अंदर आपको समस्त नाइट्रोजन की पूर्ति कर देनी होती है, यानी यूरिया खाद 50 दिन की या फिर अधिकतम 55 दिन हो गया, देर हो गया तो 60 दिन, तो 50 से 55 दिन तक डाल देंगे तो भी अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो दूसरा पानी लगाने के बाद आपको यूरिया डालनी होती है। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दूसरे पानी पे यूरिया देना होता है। वैसे पहले पानी पे भी आपको 40 केजी यूरिया देना चाहिए। अगर आप ऐसे किसान साथी हैं जो काफ़ी देर से गेहूं की बुआई किए हैं और अगर आपने अभी तक पहला पानी लगाया हुआ है उसके बाद में आप यूरिया डालने वाले हैं तो ऐसी कंडीशन में 40 केजी यूरिया पहले पानी पे और दूसरे पानी पे भी आपको 40 किलोग्राम यूरिया डालना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होती है। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जो अभी भी गेहूँ में पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हम आपको बताने वाले थे, हमारा जो वीडियो का टाइटल है कि गेहूँ में हम अंतिम यूरिया के साथ क्या डालें, तो अंतिम यूरिया के रूप में आपको डालनी है पहली चीज़ पोटाश। पोटाश के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। पोटाश की कमी से क्या होता है, पोटाश की कमी से बालियाँ छोटी रह जाती हैं, दाने का भराव सही से नहीं हो पाता है, दाने खाली रह जाते हैं, आपकी फसल गिर भी जाती है, तने आपके कमज़ोर हो जाते हैं और आपके जो दाने हैं गेहूँ के वो काफ़ी पतले रह जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर आप चाहते हैं गेहूँ में अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिल सके तो यहाँ पर किसान भाइयों पोटाश का भी इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं, जैसे हम फास्फोरस खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हमें जो पोटेशियम है इसका भी इस्तेमाल करना होता है, पोटाश की भी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो जब आप 45 से 55 दिन पे जब आप किसान साथियों यूरिया अंतिम बार डालते हैं तो उसी अवस्था में आपको किसान साथियों जो एमओपी पोटाश आता है 60% वाला, तो इसकी आपको लगभग 20 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन इतनी मात्रा आपको 2 बार डालना होता है। ऐसा नहीं कि आपको केवल 20 केजी 45 या 55 दिन पर ही डालना है, आपको 20 से 25 किलोग्राम आपको बुआई के समय भी पोटाश एमओपी पोटाश डालना होता है। वैसे गेहूं की बुआई से गेहूं की कटाई तक मतलब संपूर्ण गेहूं की फसल अवधि में आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम एमओपी पोटाश का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें से हम पहले बुआई के समय 20 से 25 केजी पोटाश डाल देते हैं। बाई चांस आप बुआई के समय ना डाल पाए हो, कोई भी वजह हो गई हो, तो आप पहले पानी जब आप लगाते हैं, पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं 40 केजी, तो उस समय भी आप पोटाश की पूर्ति 20 से 25 केजी डाल के कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से लगभग 45 से 55 दिन की अवस्था में आपको पोटाश 20 केजी डाल देना चाहिए। 20 किलोग्राम पोटाश अंतिम पोटाश के रूप में आपको अंतिम यूरिया के साथ में 40 केजी यूरिया और 20 केजी पोटाश आपको डाल देना है। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, अच्छी बालियाँ आएंगी, आपके तने मजबूत हो जाएंगे, आपकी फसल गिरेगी नहीं और अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा देर मत करिएगा। बहुत सारे किसान भाई जब बालियाँ निकलने वाली होती है उस अवस्था में डालते हैं, तो उस अवस्था में अगर आप कोई भी चीज़ें मिट्टी में डालते हैं तो उसका 100% लाभ आपके पौधे नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जो हम खादें मिट्टी में डालते हैं वो थोड़ा सा लगने में समय लेती हैं। तो ये चीज़ आपको करना है। बाई चांस हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने गेहूं की पहली सिंचाई कर ली, पहली सिंचाई के बाद बहुत सारी खादों का इस्तेमाल ना कर पाए हों। जैसे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जो पहली सिंचाई पर सल्फर का इस्तेमाल ना कर पाए हों। तो वो किसान साथी हमारे दूसरे सिंचाई पे मतलब जब आप ये डालते
डालते हैं 45 से 55 दिन पे यूरिया, तो इस समय भी आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो सल्फर जो आता है 90% वाला या फिर 80% वाला, तो इसकी आपको 3 से लेकर 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। अगर आप सल्फर डालते हैं तो आपके जो मिट्टी में जो आप नाइट्रोजन डालते हैं उसकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है, ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे को यूरिया खाद लगती है, जिससे आपके पौधे में हरापन आता है, अच्छी ग्रोथ होती है, जिससे बाद में बालियाँ अच्छी आएंगी, प्रकाश संश्लेषण से भोजन पौधे अच्छे से बना पाते हैं। तो सल्फर अगर आपने पहले, वैसे तो पहले पानी पे ही देना बेहतर होता है। मान लीजिए पहला सिंचाई आप कर रहे हैं तो उस समय आपको 3 kg या 4 kg 90% वाला सल्फर डाल देना है। और बाई चांस आप जिंक भी ना डाल पाए हो तो आप जिंक भी दूसरे पानी पे भी डाल सकते हैं। वैसे जिंक की पूर्ति कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले पानी के बाद ही आपको जिंक डालना होता है। लेकिन यहाँ पे हम उन किसान भाइयों की बात कर रहे हैं जो किसान साथी ना डाल पाए हों, तो आप जब दूसरा पानी लगाते हैं तो उस समय जिंक भी आप 4 से 5 kg जो 33% वाला आता है वो डाल सकते हैं, या फिर जो 21% वाला जिंक आता है वो आप 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। ये दोनों खाली जो हमने आपको बताया जिंक और सल्फर, जो हमने बताया 3 से 4 kg सल्फर और हमने जो जिंक बताया, इसको आपको कोशिश करें कि पहले सिंचाई के बाद ही डाल दें। मान लीजिए जो किसान भाई ना डाल पाए हो दूसरी सिंचाई पे भी डाल के अच्छा लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी फसल हो गई गबोट अवस्था की तरफ, धीरे धीरे मतलब बालियाँ धीरे धीरे निकलने वाली प्रोसेस जो है वो बनना चालू होने वाली है, मतलब बालियाँ आपके तने के अंदर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी बनना। तो आपको उस अवस्था में क्या करना है, मतलब गबोट अवस्था जिसको हम बोलते हैं या फिर जिसको हम गोभ अवस्था भी बोलते हैं, उस अवस्था में क्या करना चाहिए। यही वो अवस्था होती है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। इस समय अगर आप थोड़ा सा भी सावधानी नहीं बरतेंगे, थोड़े से भी अगर आप ढिलवाही कर देंगे तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले और सबसे विशेष ध्यान आपको इस बात का रखना है कि जब आपकी फसलें गबोट अवस्था की तरफ बढ़ती है, मतलब जब बालियाँ तने के अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं, बनना चालू हो जाती हैं, तो उस अवस्था में आपको नमी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। वैसे तो आपको कभी भी नमी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, लेकिन खासकर इस अवस्था में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। खेत में अगर पानी की कमी हो जाएगी, सीधा सीधा असर आपके बालियों के निर्माण पर पड़ेगा। बालियाँ आपकी छोटी पतली रह जाएंगी, कमज़ोर रह जाएंगी, दाने का विकास सही से नहीं हो पाएगा और आपको कम उत्पादन मिल पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा उत्पादन मिले तो समय समय पर हल्की हल्की सिंचाई करके आप नमी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको गेहूं में पानी भर देना है, पानी बहुत ज़्यादा भरना नहीं होता है। तो नमी के साथ साथ अब हम गबोट अवस्था में अगर हम जानें कि हमें क्या प्रयोग करना है, तो सबसे पहले चीज़ किसान साथियों आपको डालनी होती है जो आता है NPK, और एक NPK आता है 05234। इसके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा कर ही लेते हैं। किसान साथियों 05234 में 52% पाया जाता है फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है। इसका इस्तेमाल अगर आप गबोट अवस्था में मतलब बालियाँ बनते समय डालते हैं तो क्या होता है, बालियों के विकास में काफ़ी सहायता करता है। जो इसमें किसान साथियों 52% फास्फोरस होता है। फास्फोरस का मेन काम इस समय खासकर गबोट अवस्था में ये होता है कि आपकी बालियों के निर्माण में हेल्प करना। बालियों तक जो भी खाद्य पदार्थ पहुंचता है वो वहां पे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बालियों तक सभी खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे आपकी बालियों का विकास सही ढंग से हो पाता है, दाने अच्छे आते हैं। इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है 34%। तो पोटेशियम का काम भी होता है दाने के निर्माण में, बालियों के निर्माण में हेल्प करना, दाने की लंबाई, बालियों की लंबाई आपकी बढ़ाने में हेल्प करना, दाने में वजन लाना, दाने के भराव में हेल्प करना। मतलब पोटेशियम का मेन काम ही यही होता है कि फल फूल के विकास में हेल्प करना और आपके तने को भी मजबूत करता है। तो 05234 गबोट अवस्था में डालना है। इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त रहती है। अब जब आप 05234 डालते हैं गेहूँ में, तो इसके साथ में आप एक खाद अगर आप और डाल देते हैं बहुत बढ़िया लाभ मिल जाता है, वो है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। क्या क्या फ़ायदा मिलता है थोड़ा बहुत हम चर्चा कर ही लेते हैं। किसान साथियों बोरोन यहाँ पे यूज़ करना है जो 20% वाला आता है, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा यूज़ करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों बोरोन के इस्तेमाल से सबसे पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके पौधे में जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण प्रक्रिया होती है, इसमें हेल्प करता है, जिससे आपके दाने का निर्माण सही ढंग से हो पाता है। पॉलिनेशन के अलावा किसान साथियों आपके पौधे के सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य बोरोन ही करता है। अर्थात बिना बोरोन के आपके पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे, तो बोरोन का काफ़ी अहम काम हो जाता है। बोरोन डालने से आपके पौधे में जो खाद्य पदार्थ भेजने वाली प्रक्रिया होती है वो काफ़ी तेज़ी से होती है, क्योंकि गबोट अवस्था में सारा फोकस आपके पौधे का होता है आपके बालियों के निर्माण के ऊपर। तो इस समय बालियों के निर्माण में जो भी खाद्य पदार्थ पहुँचेगा, अगर जल्दी से पहुँचेगा तो आपके बालियों का निर्माण भी जल्दी से सही ढंग से हो पाएगा। तो इसलिए बोरोन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बोरोन आपको गबोट अवस्था में ही डालना चाहिए। तो बोरोन आपको जो 20% वाला आता है इसकी 100 ग्राम मात्रा डालनी है, साथ में NPK 05234 अगर आप गबोट अवस्था में डाल देते हैं बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, आपकी अच्छी बालियाँ आएंगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब यहाँ
यहाँ पे एक खाद और आती है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के हिसाब से हमें करना होता है, अपने फसल के हिसाब से आपको वो खाद डालनी होती है। कई बार आपने देखा होगा जब हमारी फसलें गबोड़ अवस्था में जाती है, मतलब जब बालियाँ निकलने वाली होती है, इस अवस्था में भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, मतलब पत्तों में पीलापन हो जाता है। जब पत्तों में पीलापन हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी गबोड़ अवस्था में हो जाएगी, क्योंकि इस समय आपकी बालियों का निर्माण होता है पौधे के पत्तों के द्वारा। बालियों मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपके पौधे भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी नहीं होगी, आपके पौधे भोजन कम मात्रा में बना पाएंगे, जिससे बालियों का निर्माण सही ढंग से किसान साथियों नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, आपके पौधे में हरापन लाने के लिए आपको यहाँ पे नाइट्रोजन की पूर्ति करनी पड़ेगी। और उसकी पूर्ति के लिए आपको मिट्टी में कोई खाद का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो हम NPK 0/34 डालेंगे उसमें 0% नाइट्रोजन होता है, यानी नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो इसलिए हम अलग से जो यूरिया आती है दानेदार वाली, उसका इस्तेमाल करेंगे। दानेदार यूरिया का आपको घोल बना के छिड़काव विधि से प्रयोग करना है, यानी स्प्रे करना है। तो दानेदार यूरिया आपको 1 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाइयों पर्याप्त रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 3 खादें आपको बताई। पहला हमने बताया NPK 0/34, जिसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा हमने बताया बोरोन आपको 100 ग्राम डालना है 20% वाला प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा हमने बताया दानादार यूरिया का घोल बना के छिड़काव करना है, इसकी आपको लगभग 1 से 2 किलोग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। आप ये तीनों चीज़ें एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ सावधानी बरतनी होती है। सभी का अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद में इकट्ठा मिला के प्रयोग कर देना है। सभी को इकट्ठा मिलाना नहीं, अलग अलग बर्तनों में, अलग अलग पात्रों में आपको घोल बनाना है, उसके बाद में छिड़काव करेंगे। बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा मिलेगा, अच्छी बालियाँ आएंगी, हेल्दी बालियाँ आएंगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर आज की वीडियो से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी सवाल हो, कुछ भी सुझाव हो, नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।